सुप्रभात बच्चों। पहले वीडियो में हम लोगों ने विशेषण के बारे में जाना कि विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। फिर हम लोगों ने विशेषण के भेद जाने कि विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। इसमें बच्चों हम लोग 2 भेद गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण का अध्ययन पहले वीडियो में कर चुके हैं। अब दूसरे वीडियो में हम लोग परिमाणवाचक विशेषण पढ़ेंगे। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, इसे जानने का अब हम प्रयास करेंगे। तो बच्चों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित या अनिश्चित माप तौल बच्चों, जो चीज़ तौली जाती है, नापी जाती है, संबंधी जानकारी प्रकट करते हैं, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, इसको हम लोग उदाहरण में कैसे समझ सकते हैं, जैसे 2 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा, 3 किलो चीनी। बच्चों, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा। मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूँ कि 2 मीटर और 3 किलो में आप कहेंगे कि अरे यहाँ भी तो संख्याएं आ गई हैं, तो ये संख्या हमारी, तो इसे हम लोगों ने परिमाणवाचक में क्यों रखा, संख्यावाचक में क्यों नहीं रखा। तो बच्चों, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये 2 मीटर कपड़ा और 3 किलो चीनी, ये हम नाप कर तौल कर लेते हैं, इसे हम लोग गिनकर नहीं लेते। ऐसा नहीं है कि 3 किलो चीनी हमें लेनी है तो हम बैठकर पहले चीनी को एक दाना गिनेंगे, उसके बाद लेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। इसे तो हम लोग तौल कर लेते हैं ना। और कपड़ा भी हम लोग लंबाई में नाप के लेते हैं। तो जो चीज़ें नाप तौल कर ली जाती हैं वो परिमाणवाचक कहलाती हैं, वो संख्यावाचक के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो बच्चों, 2 मीटर कपड़ा, 3 किलो चीनी, आप समझ सकते हैं कि ये यहाँ पर नाप तौल दिया हुआ है। जैसे आप कह सकते हैं 2 लीटर दूध, 2 लीटर दूध भी तो नाप के लिया जाता है ना बच्चों, सभी के घर में आता है, तो दूध भी आप नाप के ही लेते हैं। तो जो चीज़ें नाप तौल के ली जाती हैं वो परिमाणवाचक कहलाती हैं। परिमाणवाचक में भी बच्चों 2 उपभेद होते हैं। कौन कौन से? परिमाणवाचक के विशेषण के 2 उपभेद होते हैं। उपभेद होते हैं। कौन कौन से बच्चों? एक है निश्चित परिमाणवाचक, ठीक है बच्चों, और दूसरा है अनिश्चित। अनिश्चित परिमाणवाचक। अब बच्चों, मैं यहाँ आपको स्पष्ट कर दूं, निश्चित परिमाणवाचक जो होता है वो कैसा होता है? जैसे मैं कहूँ 2 किलो आलू, 2 किलो आलू मैंने लिखा बच्चों, तो ये हमारा निश्चित है कि मैंने 2 किलो आलू लिया है। या 3 किलो प्याज। अब इसमें ये भी पता है बच्चों कि हम लोगों ने प्याज खरीदा है, वो भी कितना, 3 किलो खरीदा है। ये यहाँ पर मात्रा स्पष्ट हो रही है, लिया तो हमने नाप कर ही है, लेकिन हमारी मात्रा भी बताई जा रही है कि यहाँ पर हमने किस मात्रा में सामान को खरीदा है। लेकिन अगर मैं कहूँ थोड़ी चीनी या थोड़ा दूध, यहाँ पर बच्चों आप 1 कटोरी मैदा भी लिख सकते हैं। 1 कटोरी मैदा भी किसमें आएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक में। 1 कटोरी मैदा या आटा, ठीक है बच्चों। अगर देखिए, अगर नाम से संख्या से स्पष्ट हो जाए 2 किलो आलू, 3 किलो प्याज, अगर मात्रा हमारी स्पष्ट हो रही है तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। और जब थोड़ी चीनी, अब थोड़ी में नहीं पता चल रहा है बच्चों
कि एक कटोरी है, 2 कटोरी है, कि 1 चम्मच है, ये तो आपको नहीं पता चल रहा है। थोड़ा दूध में भी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कितना दूध है, दूध की कितनी मात्रा है। 1 कटोरी मैदा। अब इसमें भी बच्चों कटोरी से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि वो किस कटोरी के बारे में कहा जा रहा है। कटोरी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने 1 कटोरी इसीलिए लिखा है क्योंकि 1 कटोरी कोई निश्चित माप नहीं है। जैसे 2 किलो 3 किलो का एक निश्चित माप होता है, इसका बाट होता है। आप देखते हैं ना, जब भी सब्जी वाले आते हैं तो तौलते हैं। लेकिन 1 कटोरी मैदा अगर मैंने आपसे मांगा या 1 कटोरी चीनी मांगी तो आप पूरा भर के भी दे सकते हैं, थोड़ा कम भी दे सकते हैं, उसमें मात्रा स्पष्ट नहीं पता चलती है। इसलिए अनिश्चित वाचक परिमाण के अंतर्गत इसको हम रखेंगे। तो बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण कैसे हैं? जो शब्द निश्चित या अनिश्चित माप तौल को बताता है, जैसे 2 मीटर कपड़ा और 3 किलो चीनी। मैंने यहाँ आपको ये भी स्पष्ट कर दिया है कि जो वस्तुएं गिनी जाती हैं, ठीक है, चाहे वो निश्चित हो या अनिश्चित हो। जैसे पुस्तकें हैं बच्चों, बहुत सी पुस्तकें, कुछ पुस्तकें उन्हें हम गिन सकते हैं, लेकिन थोड़ी चीनी या 3 किलो चीनी को हम लोग नहीं गिन सकते हैं। इसलिए जो चीज़ नाप तौल के ली जाती है वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाती है, और जो गिनकर ली जाती है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इस अंतर को आप हमेशा याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अब बच्चों, हमारा एक विशेषण और बचा है, सार्वनामिक विशेषण। अब हम उसे जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए सार्वनामिक विशेषण के बारे में जानते हैं। अब हम सार्वनामिक विशेषण के बारे में जानेंगे कि सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। बच्चों, जैसा कि इसके नाम से आपको स्पष्ट हो रहा है कि ये सर्वनाम के बारे में कहा जा रहा है, तो इसे हम लोग विशेषण कैसे मानते हैं, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। बच्चों, इन्हें पहचानने का बहुत सरल तरीका है कि ये सार्वनामिक विशेषण शब्द जो है वो संज्ञा या सर्वनाम के ठीक पहले आते हैं। ठीक है बच्चों, इसे याद रखिएगा कि संज्ञा या सर्वनाम के ठीक पहले जो सार्वनामिक शब्द है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब ये शब्द कौन से होते हैं, इन्हें हम लोग उदाहरण के रूप में जान लेते हैं बच्चों, तो हमें याद रहेगा। जैसे वह व्यक्ति बीमार है। अब व्यक्ति बेटा क्या है, संज्ञा है, और ठीक उसके पहले क्या आया है, वह एक सर्वनाम है, जो यहाँ पर बताया गया है सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें वह जो है हमारा सार्वनामिक विशेषण है। अब मैं दूसरा उदाहरण लिख रही हूँ। उस लड़की को बुलाओ। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लड़की हमारा संज्ञा हो गई है और उस हमारा सर्वनाम है। तो जो संज्ञा या सर्वनाम के ठीक पहले आते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो शब्द आपका सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब आप सोचेंगे बच्चों कि व्यक्ति और लड़की तो दोनों संज्ञा है, सर्वनाम से ठीक पहले कैसे आता, तो इसे भी मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझा देती हूँ। आप लोग सभी लोग ध्यान दीजिए। यह मेरी पुस्तक है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, मेरी यानी कि मैंने अपना नाम नहीं लिखा है, मेरी लगाया, मेरी क्या है, मेरी सर्वनाम है, और ठीक इससे पहले क्या आया है, यह। तो यह शब्द जो है बच्चों, ये सार्वनामिक विशेषण शब्द कहलाता है। तो बच्चों, वह, उस और यह हमारा सार्वनामिक विशेषण शब्द है, और व्यक्ति, लड़की हमारा संज्ञा है, और मेरी सर्वनाम है, जो मैंने यहाँ लिखा कि संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर उनकी विशेषता बताए वो सार्वनामिक विशेषण शब्द कहलाते हैं। बच्चों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको विशेषण समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। बच्चों, सार्वनामिक विशेषण के कुछ भेद भी होते हैं, उपभेद भी होते हैं, हम उन्हें भी जान लेते हैं कि ये उपभेद कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों, का है निश्चयवाचक, का है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सार्वनाम। निश्चयवाचक सार्वनामिक कौन कौन से होते हैं बच्चों, पहले हम ये जान लेते हैं
जैसे यह पेन, वह लड़का। अब देखिए बच्चों, निश्चयवाचक में जो निश्चित वाक्य का बोध कराता है कि यह पेन है, ये भी निश्चित वाक्य है, और वह लड़का, वो लड़का है, ये भी निश्चित बोध करा रहा है। इसलिए निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत हम लोग इसको रखते हैं। अब इसका एक और भाग है बेटा, भाग है खा, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण कौन से होते हैं बच्चों? आप इन्हें सर्वनाम में पढ़ चुके हैं। जब मैं आपको सर्वनाम पढ़ा रही थी तो मैंने आपको इन सभी सर्वनाम के उपभेदों के अंतर्गत इसको सभी को मैंने आपको बताया है। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कौन से होते हैं बच्चों? जैसे कोई खड़ा है। अब बच्चों इसमें स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कौन खड़ा है, कुछ रखा है, कुछ रखा है, इसमें भी स्पष्ट नहीं हो रहा है बच्चों कि क्या रखा है। बच्चों कोई खड़ा है, इसमें स्पष्ट नहीं है कि कौन खड़ा है। कुछ रखा है, इसमें भी स्पष्ट नहीं है कि क्या रखा है। इसलिए ऐसे शब्दों को, कोई और कुछ को हम लोग अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत रखेंगे। इसके बाद आता है बच्चों प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सार्वनामिक, अब ये कौन से होते हैं बच्चों? आपको कुछ याद हो रहा होगा कि सर्वनाम के वेदों के अंतर्गत हम लोगों ने इन सब चीजों को पढ़ा है। अब इसमें हम लोग कैसे पहचानेंगे बच्चों? अगर सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम पूछा जाएगा तो आप ध्यान रखिएगा कि वही शब्द आएंगे, और विशेषण के में पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे कि प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण कौन से हैं। जैसे कौन बैठा है। अब आप इसमें प्रश्न पूछ रहे हैं बच्चों, कौन बैठा है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। अब ये दोनों जो वाक्य है बच्चों, ये देखिए प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए इसे प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। इसमें कौन और कहाँ दोनों हमारे प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण है। इसके बाद आता है बच्चों संबंधवाचक। संबंधवाचक विशेषण कौन से होते हैं बच्चों? संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण कौन कौन से होते हैं बच्चों? जो लड़की, जो लड़की खड़ी थी, वो व्यक्ति। देखिए बच्चों, जो लड़की खड़ी थी, अब लड़की में कौन संबंध स्पष्ट कर रहा है? वो लड़की जो कि खड़ी थी, वो आदमी, जो और वो हमारे जो शब्द हैं बच्चों, वो शब्द हमारे संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। और इन सब के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन मैंने आपको सर्वनाम पढ़ाते समय बताया जा रहा है। आप प्रश्नों पर ध्यान देंगे बच्चों। अगर सर्वनाम का प्रश्न पूछा जा रहा है तो उससे संबंधित उत्तर देंगे आप, और अगर विशेषण पूछा जा रहा है तो दिए गए वाक्यों में भी आप पूरा ध्यान रखेंगे कि कौन सा विशेषण आपसे पूछा गया है। अब बच्चों सार्वनामिक विशेषण की कुछ अवस्थाएं भी होती हैं, आप समझ सकते हैं। सार्वनामिक विशेषण क्या, हर विशेषण की कुछ अवस्थाएं होती हैं बच्चों। अब हम इन्हें जान लेते हैं कि जो विशेषण है उसकी कुछ अवस्थाएं या रूप क्या है, उन्हें जानने का हम लोग एक बार प्रयास करते हैं, उसे जान लेते हैं बच्चों। बच्चों विशेषण की कुछ तुलनात्मक अवस्थाएं भी होती हैं, इसे आप रूप के रूप में भी जान सकते हैं, तो इसे भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। यानी कि जो शब्द मूल रूप में हो उसके बाद उसमें जो परिवर्तन किया जाता है और बाद में अंत में जो उसका परिवर्तन किया जाता है, इसको हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं बच्चों कि अधिक या सबसे लगाकर, अधिक या सबसे लगाकर हम लोग कैसे बनाते हैं। तो बच्चों मूल शब्द जो हमारा है,
मूल शब्द हमारा आप समझ सकते हैं। मान लीजिए कंजूस है, ठीक है बच्चों, कंजूस, ठीक है। अब इसका उत्तरावस्था है बच्चों, उसे हम कैसे लिखेंगे? इसका जो उत्तरावस्था है इसमें हम लोग अधिक लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों? अधिक। सबसे कंजूस, सबसे कंजूस, ठीक है बच्चों। क्या लगाया हम लोगों ने? सबसे कंजूस। अब हम लोग उत्तमा अवस्था में, उत्तमा अवस्था जब लिखेंगे बच्चों तो हम लोग लिखेंगे सबसे कंजूस, सबसे कंजूस। एक स्टोरी पढ़ी थी ना सब लोगों ने भीखू भाई की, तो भीखू भाई क्या थे? भीखू भाई सबसे कंजूस थे। देखो बच्चों, ये मूल शब्द क्या है? कंजूस। ये उत्तरावस्था क्या है? सबसे कंजूस। और उत्तमावस्था, उत्तरा कंजूस में बच्चों, सॉरी बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अधिक कंजूस, अधिक, यहाँ पर हम लोग अधिक लिखेंगे, अधिक कंजूस। और उत्तमावस्था में हम लोग सबसे कंजूस लिखेंगे, ठीक है बच्चों। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कायर, कायर हमारा मूल शब्द है। फिर अधिक कायर, अधिक कायर मतलब कि वो ज्यादा डरपोक है। फिर सबसे कायर मतलब उससे ज्यादा कायर कोई नहीं, सबसे लगा दिया तो इसका मतलब उससे ज्यादा कायर डरपोक कोई नहीं। अब आप समझ गए बच्चों कि कायर तो मूल शब्द है, अधिक कायर यानी कि वो बहुत डरपोक है, और सबसे कायर मतलब फिर उसके जैसा दूसरा कायर नहीं है, वो सबसे कायर है। उसी प्रकार तम लगाकर बच्चों कैसे कहते हैं? जैसे अब उच्च है, उच्च हमारा क्या है? मूल शब्द है। इसे हम लोग उत्तरावस्था में लिखेंगे उच्चतर, और जब उत्तमावस्था में लिखेंगे तो उच्चतम। क्या लिखेंगे बच्चों? उच्चतम, ठीक है। जैसे निम्न है, निम्न मतलब छोटा होता है, उच्च मतलब बड़ा, निम्नतर, निम्नतर। और उत्तमावस्था में क्या लिखेंगे बच्चों? निम्नतम, निम्नतम। तो बच्चों आपको समझ में आ गया हो गया इसकी तुलनात्मक अवस्था क्या है और इसे हम लोग कैसे प्रत्यय लगाकर परिवर्तित करते हैं। इसके बाद बच्चों संज्ञा लगाकर भी विशेषण बनाया जाता है। संज्ञा से विशेषण कैसे बनाते हैं? जैसे खेल है बच्चों, तो खेल का खिलाड़ी कर देते हैं, ठीक है, खिलाड़ी। बच्चों सर्वनाम से कैसे बनाते हैं? सर्वनाम से जैसे मैं, मेरा, ठीक है, हम, हमारा। बच्चों क्रिया से भी बनाते हैं। क्रिया से हम लोग कैसे विशेषण बनाते हैं? जैसे पढ़ना हमारी क्रिया हो गई और पढ़ाई हमारा विशेषण हो गया, ठीक है बच्चों, पढ़ाई हमारा विशेषण हो गया। अवयव लगाकर भी हम लोग बना सकते हैं। अवयव से हम लोग कैसे बनाते हैं बच्चों? अवयव का विशेषण कैसे? ऊपर, ऊपर आपको पता है कि ऊपर अवयव शब्द है क्योंकि ऊपर में परिवर्तन नहीं होता ना। राम भी ऊपर गया और सीता भी ऊपर गई, लिंग के अनुसार इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन नहीं होता वो अवयव कहलाते हैं। इससे हम लोग विशेषण कैसे बनाएंगे? ऊपरी। देखा बच्चों, अवयव से भी अब आपने सीख लिया कि संज्ञा से विशेषण कैसे बनाते हैं, सर्वनाम से कैसे बनाते हैं, क्रिया से कैसे बनाते हैं और अवयव से कैसे बनाते हैं। तो बच्चों आप सभी को विशेषण समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।